Hello everyone, welcome on Biology Village. So first of all, I request to all please subscribe my channel Biology Village and now we are going to discuss 20 very important क्वेश्चंस इस तरीके के हैं जो कंफ्यूज करते हैं या उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी रखती है ऑर्गेनिज्म के को देख के, मतलब उनके नाम को देख के, मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस का कोई पिक्चर मैंने इस लेक्चर में नहीं लगाया है, बट नाम को देख के आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि शायद मुझे पता है या मैं कंफ्यूज हो गया। तो इस तरीके के 20 क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ प्लांट से है, कुछ एनिमल से, मतलब पूरा एक बायोलॉजी का लेक्चर से गाइस। तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ इसमें, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट आपको पता है क्या होते हैं? एडवांस कार्डेट जो होते हैं, जो डेवलप्ड कार्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। अब इसमें जो नाम है देखिए, अम्बाइस्टोमा, एंक्लाइस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा देखने में कि टोमा टोमा टोमा, बल्कि स्टोमा स्टोमा लगा हुआ है सभी तीनों मेंबर्स में। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि वर्टिब्रेट कौन सा है। आपको एम्बाइस्टोमा भी पता हो सकता है, एंक्लाइस्टोमा भी पता हो सकता है, ब्रेंकियोस्टोमा पता हो सकता है, तीनों एक साथ आने पे हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए कि वर्टिब्रेट कौन सा हो। तो इनके सबके दूसरे नाम भी होते हैं और फिर इनका एक जूलॉजिकल नेम भी होते हैं। दो बातें इसमें होती हैं, मतलब तीन नाम हो गए इनके। एक तो दूसरा नाम जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और तीसरा नाम जो कि इंपॉर्टेंट होता है, जो उनका जूलॉजिकल नेम्स होता है, उसके बारे में हमें पता होता है। अब चूंकि एग्जाम में एक्सपर्ट जो है किसी भी तरीके के क्वेश्चन को पूछ सकता है, तो उसमें देखिए अम्बाइस्टोमा, एंक्लाइस्टोमा और ब्रेंकियोस्टोमा हमें देखने में सब एक ही लग रहे हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है कि ये इनका अगर सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो आपका जो वर्टिब्रेट होता है गाइस वो इसमें अम्बाइस्टोमा होता है, जिसमें आपने अगर देखा होगा तो एक टाइप का सेलेमेंडर होता है जो कि एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया जब होगा तो आपका क्या होगा गाइस, वो आपका वर्टिब्रेट होगा, क्योंकि वर्टिब्रेट कितने 5 टाइप्स के होते हैं उसमें होते हैं। अब इसके बाद अगर हम एंक्लोस्टोमा पे और ब्रेंकियोस्टोमा बात करें तो उस पर भी अगले मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्लियर हुआ कि वर्टिब्रेट कौन है, एम्बाइस्टोमा जो कि सेलेमेंडर्स होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवर्टिब्रेट। केवल क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करें, केवल इनवर्टिब्रेट देखिए वही ऑप्शन है। अब इनवर्टिब्रेट इसमें सर्च करना है कौन सा इनवर्टिब्रेट, मतलब आपका अगर हम बात करें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और जो आपके एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और इकाइनोडर्मेट तक के जो एनिमल्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो मेजर हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब इसमें से आपने देखा ये एम्बाइस्टोमा तो सैलामेंडर होता है, ये तो आगे निकल गया। आप ये नन ऑफ दी अबव की बात पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे हटा दें। अब दो पे बात करते हैं, एंक्लाइस्टोमा और ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा की अगर हम बात करते हैं तो आपको हो सकता है ये पता हो ब्रेंकियोस्टोमा किसका नाम होता है, एम्फिओक्सिस का दूसरा नाम होता है। तो इस तरीके से बचा हुआ हमारे पास कौन आता है, एंक्लाइस्टोमा, जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है जिसे हम एस्केलेहेमिन्थीज बोलते हैं या निमेटोड्स बोलते हैं। उसमें ये एंक्लाइस्टोमा आपको देखने को मिलता है, जो कि क्या है कि इनवर्टिब्रेट है। तो इस तरीके से आंसर बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो हमें इसमें एक चीज़ और दिखाई देगी कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए कार्डेट। देखिए कार्डेट का मतलब क्या होता है, एक तो एडवांस कार्डेट जिन्हें हम वर्टिब्रेट कहते हैं, और दूसरे वो वाले जो कि इकाइनोडर्मेट और वर्टिब्रेटा के बीच में होते हैं जिन्हें हम हेमी कार्डेट बोलते हैं। ठीक है, हेमी कार्डेट बोलते हैं, तो वो भी कार्डेट ही होते हैं क्योंकि कार्डेट वाले फीचर्स उनमें भी होते हैं। अब दो कैटेगरी हो गई, तो यहाँ पे आंसर में भी एक ऑप्शन है कि ए एंड सी। देखो एंक्लाइस्टोमा तो आपका इनवर्टिब्रेट हो गया, इसे हटा दीजिए। अब आपका जो एम्बाइस्टोमा जो आपका हो गया एम्फीबिया, जो कि प्योर कार्डेट, वो प्योर वर्टिब्रेटा है। और जो ब्रेंकियोस्टोमा हो गया वो आपका एम्फिओक्सिस का नाम है, जो कि एक आपका मिडिल का होता है, मतलब जो 20 के कार्डेट होते हैं, जैसे हेमी कार्डेट बोलते हैं, उस ग्रुप का हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए और सी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाता है टी, कि दो कार्डेट है इसमें, एक एम्बाइस्टोमा भी कार्डेट है और ब्रेंकियोस्टोमा भी कार्डेट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पूरा क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन बनने, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्रेंकियोस्टोमा। ब्रेंकियोस्टोमा इसमें से कौन कहलाता है, देखो ब्रेंकियोस्टोमा इसमें से कौन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एम्फिओक्सिस को आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन सा होता है। एम्फिओक्सिस का ही दूसरा नाम ब्रेंकियोस्टोमा होता है। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो आपका इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन जो है कि टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड थे, स्टोमा स्टोमा स्टोमा, ये क्लियर हो गया आपके। एम्फिओक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेंकियोस्टोमा होता है, और एम्फिओक्सिस क्या होता है आपका, हेमिकॉर्डेट होता है गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखा होगा टीजीटी और पीजीटी दो में पूछे गए थे। इन विच आर द फॉलोइंग हैविंग पेयर्ड वजाइना। देखो वजाइना का मतलब क्या होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे वजाइना बोलते हैं। अब यहाँ पे कि पेयर्ड वजाइना मतलब नंबर्स डबलिंग हो, 2 नंबर हो। वजाइना आपने देखा ह्यूमन बींग में एक होता है, इसी तरीके दूसरे एनिमल में भी एक होता है, मगर यहाँ पे पेयर्ड वजाइना की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने आप में। तो गाइस जो एक ग्रुप है माइक्रोपस ओपोसम डायस्यूरस, आपने देखा होगा, ये आपके जो हाईएस्ट मतलब डेवलप्ड कार्डेट होते हैं, मतलब मैमल्स, उस ग्रुप में इनका एक ग्रुप है। और इन सब में इक्वालिटी होती है कि इनमें पेयर्ड वजाइना पाया जाता है, माइक्रोपस, ओपोसम और डायस्यूरस। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं। देखिए इसमें भी वही कन्फ्यूजन है, इन विच आर द फॉलोइंग
इज़ ए करेक्ट मैच। देखो करेक्ट मैच का मतलब क्या है, पहले तो नाम क्वेश्चन को मैंने बनाया तो करेक्ट मैच, यहाँ पे करेक्ट मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच इंपॉर्टेंट है जो इनके नाम है। देखिए फाइसिया, फाइसेरम, फाइसेलिया, ये 3 नाम कहाँ से कलेक्ट करें, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन के बाद कि इन्हें एक जगह पे लाया जाए और एक क्वेश्चन बनाया जाए और क्वेश्चन से सबको क्लियर हो जाए। जो फाइसिया टर्म होता है ये लाइकेन होता है, और किस तरीके का लाइकेन होता है, फोलिएज लाइकेन्स होता है। और करेक्ट आंसर पहले मैं आपको बता दूं डी, ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, मैच भी बिल्कुल ठीक है। फाइसिया लाइकेन होता है जो फोलिएज कैटेगरी में आता है, एंड देन फाइसेरम जो कि एक स्लाइम मोल्ड्स होता है, आपको पता है स्लाइम मोल्ड कैटेगरी होती है प्रोकैट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एंड फाइसेलिया आपने सुना होगा, जो हमारा निडेरिया होता है, जो हमारे सिलेंट्रेट्स होते हैं उसमें जो उसका क्लास होता है हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ में एक मेंबर होता है फाइसेलिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखें ये फाइसेलिया एक आपका इन्वर्टिब्रेट है, निडेरिया का मेंबर है, और फाइसेरम जो है स्लाइम मोल्ड्स होता है, और फाइसिया जो होता है आपका वो एक लाइकेन्स होता है। तो इनके नाम में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो एक लाइकेन मतलब जो प्लांट और आपका लाइकेन और सॉरी फंजाई और एल्गी का कंपोजिट फार्म होता है, उसे हम लाइकेन बोलते हैं। तो वो फाइसिया है, और फाइसेरम आपका स्लाइम मोल्ड्स है, तो दूसरे आपके एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड देन फाइसेलिया जो कि आपके इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनके नाम में एक सिमिलरिटी है उसे क्लियर करना, और इनके दूसरे जो नाम है कि उस ग्रुप को बिलोंग करता है वो भी क्लियर होगा कि फाइसिया जो है लाइकेन को बिलोंग करता है, फाइसेरम स्लाइम मोल्ड को बिलोंग करता है, और फाइसेलिया आपका हाइड्रोजोआ को बिलोंग करता है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी है यहाँ पे। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी फंजाई है जो इंसेक्ट कंट्रोल, मतलब आपने देखा होगा बायो कंट्रोल को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जो फील्ड्स होते हैं, जो हमारे खेत होते हैं, उनमें जो इंसेक्ट लग जाते हैं उनकी कंट्रोल करने की बहुत सारी मेथड्स हैं, मैकेनिकल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, फिजिकल है। उसमें एक मेथड होती है इस बायो कंट्रोल, जिसे हम IPM भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब पेस्ट से पेस्ट को किल करना, ठीक है, एक इंसेक्ट से दूसरे इंसेक्ट को किल करवा देना, या किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से उस इंसेक्ट को किल करवा देना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो हम बात करें तो फंजाई भी होती है जो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फंजाई यूज्ड इन इंसेक्ट कंट्रोल आर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ये फंजाई हैं एस्केरोसोनिया और एसोरिया और इम्प्यूजा, ये तीनों ऐसी फंजाई हैं जो इंसेक्ट को खाती है, मतलब इंसेक्टी, इन्हें बोलते हैं इंसेक्टोफेगस फंगस, ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ऐसे भी आ सकता है किसी एक का नाम दिया हो कि इसमें से कौन सी इंसेक्ट कंट्रोल वाली, इंसेक्ट को किल करने वाली है, या इंसेक्टोफेगस है। तो आपके ये 3 नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मैमल्स। हमारे अर्थ पे जो मैमल्स हैं उनके कई सारे मतलब ऑर्डर हैं, जिसमें जेब्रा आता है किसी और में, एलिफेंट किसी और में आता है, ह्यूमन बींग किसी और में आता है, रैबिट किसी और में आता है, इस तरीके से। तो कह रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मैमल्स, मतलब हमारी अर्थ में पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मैमल्स हैं वो किस ऑर्डर के मेंबर्स होते हैं गाइस। तो आपने देखा होगा वो हमारे जो होता है रोडेंसिया, रोडेंसिया का मतलब होता है जो किसी चीज़ को कट करते हैं फिर चबा के खा जाते हैं, रोडेंसिया के मेंबर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मैमल जो होते हैं वो रोडेंसिया में आते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं, आपने एक एनिमल का नाम सुना होगा स्लॉथ, स्लॉथ बियर। तो ये क्या होता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है स्लॉथ क्या होता है गाइस, ये आपका मैमल्स होता है। और कौन सा मैमल होता है, लेस डेवलप मैमल होता है, मतलब प्रोटोथेरियंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ काफ़ी रेयर क्वेश्चन होता है, आपने रेस्पिरेशन बहुत सारे सुने होंगे, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आपने एक नया रेस्पिरेशन आपको बता रहा हूँ, चिलोनल रेस्पिरेशन। अगर आपने स्टडी करी है तो आपको रेप्टाइल्स के क्लासिफिकेशन में आपको चिलोनिया नाम से एक ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनमें पाया जाता है चेलोनियल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपका किसकी बात मैंने बताई थी, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का एक ऑर्डर होता है, उसमें स्पेशल रेप्टाइल्स होते हैं, तो उनमें पाया जाता है चिलोन, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ही हार्ड कवर होता है, जैसे आपने देखा होगा टर्टवाइज वगैरह, ठीक है, उसी तरीके से चिलोरियंस के मेंबर्स होते हैं। एंड देन हम बात करते हैं विच एल्गी हैविंग मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव आर्गन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्गी के जो नॉर्मल एल्गी होते हैं उनसे बिल्कुल अलग। देखिए मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव आर्गन हमने देखा होगा ब्रायोफाइट पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट कहाँ पे आता है, एल्गी से आगे का ग्रुप होता है प्लांट में, बट एक ऐसा एल्गी जिसमें मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स प्रेजेंट हो। आउट ऑफ दिस 4 कारा, कैलरपा, नॉस्टॉक, एनापिना। तो आपको पता है कारा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कारा लुक लाइक ए हायर प्लांट, अगर किसी हायर प्लांट को छोटा कर दें तो वो कारा की तरह दिखता है, जबकि कारा क्या है, एल्गी होता है। सबसे सिंपलेस्ट जो प्लांट्स होते हैं ऑन दिस प्लेनेट उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें एल्गी कहते हैं।
तो ध्यान रखना है मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं, कारा में पाए जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और कारा के बारे में देखिए, एल्गी वेयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कवर्ड विद जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स लाइक ब्रायोफाइट। देखो ये भी क्वेश्चन आपने सुना होगा कि जो उनके सेक्स ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो एक जैकेट के थ्रू, एक मतलब लेयर के थ्रू कवर्ड होते हैं, घिरे हुए होते हैं। ये वाली क्वालिटी जो होती है, और वो जैकेट की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, स्टेराइल होती हैं। और ये क्वालिटी ब्रायोफाइट की बहुत ही प्रोमिनेंट क्वालिटी। बट इसके अलावा ब्रायोफाइट के अलावा किसी एल्गी में भी ये क्वालिटी पाई जाती है। आपको उस एल्गी का नाम बताना है। तो गाइस कारा में भी ये क्वालिटी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि कारा बहुत एडवांस है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। आपने सुना होगा रेप्टाइल मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक, आर्थ्रोपोड मोलस्क की कनेक्टिंग लिंक। इसी तरीके से आज आपको बताते हैं वायरस और बैक्टीरिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या होता है। देखो बैक्टीरिया तो एग्जिस्ट करते हैं आप, जबकि वायरस जो होता है, वायरस तो एक इनएक्टिव होता है बाहर, जब वो किसी बॉडी के अंदर जाता है, लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, तभी उसका एज ए लिविंग एंटिटी के फॉर्म में हम उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी मशीनरी अपने होस्ट की कैप्चर करता है। तो बाहर अगर हम वायरस की बात करें, बिल्कुल सिंपल, किसी होस्ट के बाहर, तो वायरस एक नेग्लिजिबल होता है, उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है, वो इनर्ट पार्टिकल्स होता है। जब वो किसी होस्ट के अंदर जाता है तब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। तो इनका भी एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि भाई वायरस था, फिर उससे बैक्टीरिया बन गया, इस तरीके से डेवलप की वायरस। भाई बैक्टीरिया के एग्जिस्ट करता है, हमारे सॉइल में प्रेजेंट मिल सकता है, मगर वायरस हमें सॉइल में एज ए लिविंग एंटिटी नहीं मिल सकता। तो कहने का मतलब है डेवलपमेंट में ये बताया जाता है कि वायरस से बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हो गया। तो कुछ ऐसा एनिमल्स या ऐसा एंटिटी ऑन दिस प्लेनेट दैट हैव करेक्टर ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया बोथ, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। तो आपने सुना होगा रिकेट्सिया के जो मेंबर्स होते हैं गाइस, उनमें ये क्वालिटी होती है कि वो आपके वायरस और बैक्टीरिया दोनों की क्वालिटी रखते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, टीलोम थ्योरी ऑफ टेरोफाइट्स। टीलोम थ्योरी जो होती है उनकी जो सूट एपिकल स्टेम्स होता है उसके डेवलपमेंट कैसे होता है, उसे दूसरे पार्ट कैसे बनते हैं, उसके डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करती है। तो ये थ्योरी किसने दी थी गाइस, तो ये आपके जिमरमैन ने ये थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टू मूवमेंट। मतलब पॉइंट को समझें पहले, देखिए स्टडी करना है हमें इंटर रिलेशनशिप की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती है इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट। जब हम मूवमेंट को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में एक एसोसिएशन को देखते हैं, एक संबंध को देखते हैं। उस संबंध की जो स्टडी होती है इंटर रिलेशनशिप को, उस स्टडी की ब्रांच क्या कहलाती है, काइनेसियोलॉजी, लैरिनोलॉजी, मास्टोलॉजी, मोनोलॉजी गाइस, तो वो कहलाती है काइनेसियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी, ठीक है गाइस। करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपने सुना होगा अपने आसपास में, बर्मीफॉर अपेंडिक्स, जो कि एक टाइप का वेस्टिजियल ऑर्गन से बट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो हमारी आंत का पार्ट होता है सीकम, उसका डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, उसका नीचे का पार्ट होता है बर्मीफॉर अपेंडिक्स फॉर डाइजेस्टिंग सेलुलोज। इसका काम क्या था, स्पेशली ये डेडिकेटेड होता है सेलुलोज की डाइजेशन में। आज हम लोग सेलुलोज को डायरेक्टली खाते नहीं हैं और हम उन्हें पका के खाते हैं, मतलब आग से भून के खाते हैं, जिससे क्या है सेलुलोज डैमेज हो जाता है। तो कहने का मतलब इस पार्ट का कोई काम डायरेक्टली अब नहीं बचा है। ये एक वेस्टिजियल आर्किंग है जिसका कोई नॉन फंक्शनल आर्किंग की फॉर्म में हमारी बॉडी में पाया जाता है। इट इज फीचर्ड ऑफ, मगर कभी टाइम में ये किसका फीचर था, सभी हर्बीवोर में पाया जाता था या ओनली केवल हर्बीवोरस मैमल्स में पाया जाता है, या हर्बीवोरस इंसेक्ट में पाया जाता है, या ग्योनिया पिग जो कि मैमल्स होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनरल बात है कि सभी मैमल्स में पाया जाता है, या सभी जो भी मतलब प्लांट मटेरियल पर फीड कर सकता है एनिमल उसमें ये पाया जाता है, ऐसा है। तो भाई सच्चाई यही कि मतलब ये सभी हर्बीवोर्स में पाया जाता है। जो भी प्लांट बेस्ड मटेरियल जिसमें सेलुलोज उनकी बॉडी में जाता है उन सभी एनिमल्स में ये पाया जाता है, चाहे वो मैमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, ठीक है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का ए। और हम बात करते हैं पैथोजेनिक फंगस इज, अभी हमने इंसेक्ट वाले फंगस की बात करी थी, अब हम पैथोजेनिक फंगस तो आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे जो पैथोजेनिक फंगस की हम बात कर रहे हैं उसे आपको बताना है। तो देखो भाई, यह तो आपका एल्गी होता है ओडोगोनियम, सिरकाइटियम एक बहुत ही ये भी एल्गी होता है। अब बचा हमारे पास दो आंसर, ठीक है, ए और सी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है पैथोजेनिक फंजाई का वो आपका हो जाता है ए। प्लेरोटस ऑबरेटस जो होता है एक पैथोजेनिक फंजाई होता है, और सिरकाइटियम जो होता है वो भी फंगस होता है बट पैथोजेनिक नहीं होता, ठीक है। तो पैथोजेनिक फंगस की बात करें तो प्लेरोटस ऑबरेटस होता है। पैथोजेनिक का यहाँ मतलब आता है कि एक होता है पैथोजेनिक ह्यूमन बींग में डिजीज काज करने के लिए, सिनकाइटियम ये अपने रहता है प्लांट में और प्लांट में डिजीज काज कर सकता है, बट यहाँ पैथोजेनिक का रेफरेंस आता है कि काज एबिलिटी टू काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाता है ए। ना क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ए पैथोजेनिक फंगस, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। देखिए ए पैथोजेनिक फंगस मेजर 15 हेक्टेयर, मतलब उसका जो फैलाव है, उसका जो स्प्रेडिंग है
वो 15 हेक्टेयर बहुत बड़ा एरिया होगा। 15 हेक्टेयर में ये फैला हुआ होता है और ग्रोथ रेट होता है कि 1 किलोमीटर हर दिन बढ़ता है। बताइए, वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। 1 किलोमीटर इसकी ग्रोथ हर दिन होती है और 15 हेक्टेयर में इससे रिपोर्ट कराया गया कि इतना बड़ा फंगस होता है कि जहाँ से प्रेजेंट होता है रोड पे, और इसकी जो फैलाव होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है 15 किलोमीटर होता है। मतलब 15 किलोमीटर का अच्छी खासी डिस्टेंस होती है। तो ये कौन सा फंगस है? तो करेक्ट आंसर आपका ए, आर मलेरियो एक ऐसा फंगस होता है जो इतना ज़्यादा डाइवर्स होता है और ये कहा जाता है कि प्लांट में सबसे बड़ा प्लांट ये होता है, मतलब अर्थ में जो जिसमें ग्रोथ देखी गई वो सबसे बड़ा ये होता है आर्मिलोर। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में। ना क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं फंगल हाइपी पैक विद ईच अदर। जब फंगल हाइपी डिफरेंट फंगस में जो फंगल हाइपी एक दूसरे के अंदर पैक्ड हो जाती है तो कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। वो क्या होती है? मशरूम, जैसे मशरूम होता है ना, मशरूम फंगस होता है, मगर मशरूम वही फंगस होता है जिसमें फंगल हाइपी एक दूसरे के साथ पैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, पफबाल, मोरल्स, ये तीनों कैटेगरी तभी बनती है जब फंगल हाइपी एक दूसरे के साथ पैकिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका डी। एंड लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, न्यूक्लियर माइटोसिस इज फाउंडेड। न्यूक्लियर माइटोसिस आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ये आपको देखने को मिलती है फंगल हाइपी में। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ए। और इसी के साथ गाइज ये आपके आंसर की, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे इस तरीके हो तो इसमें आपका करेक्ट आंसर प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्लीज। थैंक यू।